तो दोस्तों आज 29 नवंबर 2020 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक किसानों के आंदोलन की वजह से 3000 से ज्यादा ट्रकों के पहिए थम चुके हैं। कई सारे हाईवे पर बहुत बड़ा जाम लग गया है और इसी की वजह से कई राज्यों में फल, सब्जी और दूध वगैरह की सप्लाई भी प्रभावित हो गई है। किसानों का आंदोलन अगर शांत नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बदतर हो सकते हैं। तो किसानों के आंदोलन को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। तो पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबर है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में ऑटो चलाने वालों के लिए, टैक्सी चलाने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। इसके अलावा जो लोग टैक्सी से या ऑटो से सफर करते हैं तो उन लोगों के लिए भी एक बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर सीधे सरकार की तरफ से है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बेहतरीन कार को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आप रोजाना मात्र 145 रुपए देकर एक नई चमचमाती कार अपने घर ला सकते हैं। तो मात्र रोजाना के 145 रुपए के खर्च पर आपको नई कार चमचमाती हुई कैसे मिल सकती है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पबजी गेम को लेकर भी बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक रिपोर्ट में दावा किया गया है और बताया गया है कि पबजी गेम एक बार फिर से किस तारीख को भारत में लॉन्च हो सकती है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने एक अलर्ट जारी किया है। तो आधार कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से कौन सा अलर्ट जारी किया गया है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी सोशल मीडिया पर मार्केट में ऐसी खबरें चल रही हैं कि जिन लोगों के पास भारत का गैस सिलेंडर है तो उन लोगों को सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो ये पूरा मामला क्या चल रहा है भारत गैस सिलेंडर को लेकर, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इस साल के आखिरी चंद्र ग्रहण को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक कल 30 नवंबर 2020 को इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस चंद्र ग्रहण से बहुत सारी राशियों को फायदा होने वाला है। तो कई राशियों के जीवन में उथल पुथल आ सकती है। तो किन राशियों पर क्या असर पड़ेगा, इसकी भी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 36,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 93,88,172 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,36,676 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज लगभग 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं चीनी बीमारी से। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 87,96,106 हो गई है। यानी जो टोटल मरीज हैं तो उनमें से इतने सारे लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,53,241 हो गई है। यानी कि हमारे पूरे भारत में अभी चीनी बीमारी के इतने एक्टिव केसेस हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसान आंदोलन की वजह से करीब 3000 ट्रकों के पहिए थमे। कई राज्यों में फल, सब्जी और दूध की सप्लाई हो गई है प्रभावित। जी हाँ, कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 2 दिनों से किसान दिल्ली जाने के लिए निकले हुए हैं, जिससे नेशनल हाईवे 44 पूरी तरीके से जाम हो गया है। वहीं किसानों का ये आंदोलन सरकार के खिलाफ देश के और भी जगहों पर देखने को मिला है और इसी की वजह से देश के कई सारे हाईवे जाम हो गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक इन सभी जगहों पर जाम की वजह से लगभग 3000 ट्रक फंस गए हैं और बहुत ज्यादा लंबा जाम लग गया है। इससे दिल्ली समेत कई राज्यों में फल, सब्जी और अन्य जरूरी सामान की जो सप्लाई है वो भी बाधित हो रही है। यानी कि इसमें दिक्कत आ रही है। आने वाले दिनों में अगर किसानों का आंदोलन शांत नहीं हुआ और इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बद से बदतर हो सकते हैं। हालांकि हालात को सुधारने के लिए सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है और इसी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि आंदोलनकारी किसानों से गृह मंत्री अमित शाह की अपील, सरकार बातचीत के लिए है तैयार। जी हाँ, नए कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों से अब गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियन की अपील पर आज जो किसान भाई अपना आंदोलन कर रहे हैं उन सभी से मैं अपील करता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार है। जी हां, भारत के गृह मंत्री ने खुद ये बात कही है कि किसानों से वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक उनकी तरफ से ये कहा गया है कि किसानों की जो भी मांग है उस पर सरकार विचार करने के लिए तैयार है। अमित शाह ने आगे कहा कि 3 दिसंबर को चर्चा के लिए आपको कृषि मंत्री ने निमंत्रण पत्र भेजा है। भारत सरकार आपकी हर समस्या और हर मांग पर विचारों विमर्श करने के लिए तैयार है। केंद्रीय सरकार ने किसानों को बातचीत करने का ऑफर दिया है, लेकिन
अभी भी फिलहाल किसानों का गुस्सा थमा नहीं है। हरियाणा के जिनसे किसानों का दिल्ली की ओर कूच करना बीते रोज शनिवार को भी जारी रहा। आपको बता दें बहुत सारे किसान अभी बॉर्डर पर हैं, तो बहुत सारे किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि सरकार ने किसानों को दिल्ली में बुराड़ी में प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी है। यहाँ पर एक निरंकारी ग्राउंड है, यहीं पर किसानों को जगह दी गई है। हालांकि किसानों की मांग है कि वो जंतर मंतर पर अनशन करना चाहते हैं और उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करने की इजाजत दी जाए। आपको बता दें जैसे रिपोर्ट सामने आ रही है, इससे लगता नहीं है कि किसानों का ये आंदोलन 1 से 2 दिन चलेगा। आपको बता दें किसान अपने साथ गैस चूल्हा लेकर आए हैं, राशन लेकर आए हैं, दूध लेकर आए हैं, दवा लेकर आए हैं, यानी कि पूरा इंतजाम किया गया है कि ये आंदोलन अगर लंबे समय तक करना पड़ेगा तो किसान वो करके रहेंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक आंदोलन के इस समय में किसानों का टाइम पास बना है हुक्का और ताश खेलना। लेकिन आपको बता दें किसानों को मोबाइल फोन चार्ज करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। कहीं कहीं पर तो मोबाइल फोन फ्री में चार्ज हो जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर किसानों को मोबाइल चार्ज करने के लिए 20 से 30 रुपए भी देने पड़ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव दे दिया गया है, उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि किसानों का गुस्सा थमा नहीं है। अभी भी बहुत सारे किसान दूसरे राज्यों से दिल्ली की तरफ कूच कर ही रहे हैं। अब देखना यह है कि जब सरकार किसानों के संगठनों से बातचीत करेगी तो क्या सरकार किसानों की मांगों को पूरा करती है या नहीं, और फिर उसके बाद आंदोलन का क्या हाल रहेगा ये तो बातचीत के बाद ही पता चलेगा। साथ ही में आपको बता दें किसानों के आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जंतर मंतर पर सपना चौधरी के पति का धरना, कृषि कानून पर कही बड़ी बात। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के पति कलाकार वीरू साहू भी किसानों के आंदोलन में कूद पड़े हैं। उन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर पर सांकेतिक धरना देकर आंदोलनकारी किसानों का समर्थन किया। इस मौके पर वीर ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो भी किसानों के लिए कानून बनाए हैं तो उसमें जरूर कोई न कोई कमी है, तभी तो किसानों को अपने काम धंधे छोड़कर सड़कों पर उतरना पड़ा है। जाहिर सी बात है कि कौन चाहेगा कि अपना घर बार छोड़कर टेंट में जाकर रहे और कहीं पर आंदोलन करे। सपना चौधरी के पति ने कहा कि सरकार को किसानों की फरियाद सुननी चाहिए। आपको बता दें कि कई पंजाबी गायक इसके अलावा कई ऐसे कलाकार हैं जो कि अब किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेंशन होल्डर को बड़ी राहत, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख बढ़ी। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन भोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट देने की समय सीमा 28 फरवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। इस कदम से ऐसे करीब 35 लाख लोगों को फायदा होगा जो चीनी बीमारी महामारी की वजह से नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन का प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाए हैं। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि जो भी लोग पेंशन पाते हैं तो उन्हें हर साल EPFO को अपना जीवन प्रमाण पत्र देना होता है, यानी कि ये बात साबित करनी होती है कि पेंशन लेने वाला जिंदा है। आपको बता दें इस बार जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने की जो आखिरी तारीख थी वो 30 नवंबर 2020 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दिया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब जो भी पेंशन धारक 30 नवंबर 2020 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवा पाएंगे तब भी उन्हें 28 फरवरी 2021 तक का जो पेंशन है वो बिल्कुल आसानी से मिलता रहेगा। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जो जीवन प्रमाण पत्र है उसे EPFO के रीजनल ऑफिस में, इसके अलावा जिला कार्यालयों में, इसके अलावा जिन बैंक से पेंशन धारकों को पेंशन मिलती है तो वहाँ पर या नजदीकी डाकघर में अपना जीवन प्रमाण पत्र को जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ये काम ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वो लोग इस काम को उमंग ऐप के जरिए भी कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी आपको EPFO की वेबसाइट पर मिल सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ओला उबर जैसी टैक्सी कंपनियों की मनमानी होगी खत्म, डिमांड बढ़ने पर किराया हुआ तय। जी हाँ, ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनियों पर सरकार ने सख्ती कर दी है। सरकार ने ओला उबर जैसी कैब कंपनियों के ऊपर डिमांड बढ़ने पर किराए बढ़ने की एक लिमिट लगा दी है। PTI की खबर के मुताबिक अब ये कंपनियां बेस फेयर के 1.5 गुना से ज्यादा किराया नहीं वसूल सकेंगी, यानी कि जहां पर भी जो एक बेस किराया है, जो एक मूल किराया है, तो उस किराए के 1.5 गुने से ज्यादा टोटल किराया नहीं होगा। आपको बता दें सरकार का ये कदम बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कैब सर्विस देने वाले कंपनियों के मैक्सिमम किराए पर लगाम लगाने की लंबे समय से मांग कर रहे थे। आपको बता दें जो भी लोग ओला से या उबर से या इस तरह की सर्विस से जब सफर करते हैं टैक्सी से या ऑटो से, तो कई बार जो किराया है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी की वजह से सरकार की तरफ से किराए की एक लिमिट लगा दी गई है। जो भी बेस फेयर होगा तो उससे 1.5 गुना से ज्यादा किराया नहीं वसूला जा सकेगा इन कंपनियों की तरफ से। तो जो भी लोग ऑटो से सफर करते हैं, टैक्सी से सफर करते हैं, इस तरह के ऐप का इस्तेमाल करके, यानी कि ओला उबर के जरिए या इस तरह की किसी कंपनी के जरिए, तो उन लोगों को अब पहले के मुकाबले कम किराया देना होगा, क्योंकि मैक्सिमम किराया अब तय कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो भी लोग ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं ओला उबर जैसी कंपनी से जुड़कर, तो अब इन लोगों को भी बड़ा फायदा होगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी साझा की गई है कि जो भी ऑटो चलाने वाले हैं, टैक्सी चलाने वाले हैं, यानी कि वाहन चालक हैं, तो उन लोगों को अब किराए का 80% हिस्सा मिलेगा, और जो इस तरह की कंपनियां हैं ओला उबर जैसी, तो वो लोग 20% हिस्सा अपने पास रखेंगी। 20% से ज्यादा हिस्सा इस तरह की कंपनियां अपने पास नहीं रख सकती। मिसाल के तौर पर किसी का किराया अगर 100 रुपए होता है तो कंपनी मात्र 100 रुपए में से अपना कमीशन केवल 20 रुपए लेगी। आपको बता दें इस समय ओला उबर जैसी कंपनियां ऑटो वाले से, टैक्सी वाले से 20% से ज्यादा भी कमीशन ले लेती हैं। आपको बता दें भारत सरकार ने ये जो नियम लागू किया है तो सभी राज्य की सरकारों को इसी के हिसाब से चलना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रोजाना सिर्फ लगभग 145 रुपए खर्च करके आप ला सकते हैं अपने घर चमचमाती नई कार। जी हाँ, अगर
आप अपने घर पे पहली कार लाने का सपना देख रहे हैं और आपकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज हम आपको एक खबर के जरिए एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप रोजाना मात्र 145 रुपए खर्च करके अपने घर पर एक नई कार ला सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप अगर रोजाना 145 रुपए खर्च करेंगे तो आपको कोई सेकंड हैंड कार नहीं बल्कि एक नई चमचमाती कार मिलेगी। अगर आपकी सैलरी 15-20 हजार रुपए है तब भी आप इस कार को आसानी से खरीद सकेंगे। तो कौन सी नई कार आपको रोजाना के 145 रुपए के खर्च पर मिलेगी और ये कार आपको कैसे मिलेगी, ये पूरा सिस्टम क्या है, अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं आज की और भी महत्वपूर्ण खबरें। तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो पबजी 1 से 6 दिसंबर के बीच होगा लॉन्च, इस परमिशन के बाद चलेगा पता। जी हाँ, पबजी मोबाइल इंडिया के लॉन्च को लेकर एक नया दावा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पबजी मोबाइल इंडिया को 1 से 6 दिसंबर के बीच लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से इसे अब तक मंजूरी नहीं मिली है। सितंबर में सुरक्षा के कारणों से पबजी पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन पबजी अब दोबारा वापसी कर रहा है मेड इन इंडिया होकर। सूचना मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि जिन भी कंपनियों पर बैन लगा दिया गया है तो जब वो लोग भारत में वापसी करेंगी तो सिर्फ रजिस्टर करा के अपना काम शुरू नहीं कर सकती, चाहे वो पबजी हो या टिकटॉक हो या कोई दूसरी कंपनी हो, उन्हें एक बार मिनिस्ट्री से इजाजत लेनी होगी। तो जैसे ही पबजी मोबाइल गेम को इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से इजाजत मिल जाएगी तो जानकारी के मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ता में पबजी मोबाइल गेम की लॉन्चिंग हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो सावधान, UIDAI ने यानी कि आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने जारी किया अलर्ट, जान ले वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हाँ, आधार कार्ड प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि पहचान पत्र है। किसी भी वित्तीय लेन देन के लिए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI आधार से जुड़ी सेवाओं की देखने वाली एक अथॉरिटी है। नियम चाहे जितने भी कड़े हों, जालसाज करने वाले, धोखा देने वाले, फ्रॉड करने वाले कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। इसीलिए नागरिकों के हित के लिए UIDAI ने यानी कि आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने एक चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी एक तरह के फ्रॉड को लेकर है, इसीलिए ये आपके लिए जरूरी है। UIDAI ने ट्वीट करके इस बात की चेतावनी दी है कि आधार ऑपरेटर को UIDAI नहीं बल्कि रजिस्ट्रार नियुक्त करते हैं, इसीलिए उनके झांसे में न आए। आधार सेंटर ऑपरेटर बनने के लिए व्यक्ति को अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार से संपर्क करना होता है। कुछ लोग नागरिकों से पैसा लेकर ये वादा करते हैं कि वो आपको आधार सेंटर का ऑपरेटर बना देंगे। ऐसे लोगों की बातों में न आए और ऐसे लोगों की शिकायत 1947 पर करें, यानी कि 1947 पर। आपको इन शॉर्ट में बता दें कि आधार कार्ड डिपार्टमेंट का ये कहना है कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे व्यक्ति से दावा कर रहे हैं कुछ पैसे लेकर कि वो लोग उनको आधार कार्ड सेंटर का ऑपरेटर बना सकते हैं, यानी कि आधार का सेंटर खोल के दे सकते हैं। एक ऐसा आधार का सेंटर जहां पर नए आधार कार्ड बनाए जाते हैं, एड्रेस वगैरह बदला जाता है। इसके अलावा आधार कार्ड से जुड़े जो और जरूरी काम है वो भी किए जाते हैं। हालांकि आधार कार्ड डिपार्टमेंट का इस पर कहना है कि जो आधार कार्ड सेंटर का ऑपरेटर बनने की बात है तो ये आधार कार्ड डिपार्टमेंट तय नहीं करता, बल्कि जो उस क्षेत्र का रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वो इस बात का फैसला लेता है। तो इसीलिए अगर आपको कोई कहता है कि वो आपका आधार सेंटर खुलवा देगा और वो इसके लिए आपसे कुछ पैसे की मांग करता है तो आप बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि खुद आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने इसके लिए अलर्ट किया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप आधार कार्ड की वेबसाइट पर जा सकते हैं या 1947 पर कॉल कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो LPG गैस के करोड़ों ग्राहकों के लिए सरकार का बड़ा बयान, आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, अगर आप भी BPCL LPG गैस का इस्तेमाल करते हैं यानी कि भारत गैस का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। दरअसल सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेचने को तैयार है। ऐसे में BPCL LPG गैस के करोड़ों ग्राहकों के मन में सब्सिडी से जुड़े कई सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भारत गैस के सरकारी हिस्सों को बेचा जा रहा है और ये काम सरकार कर रही है। इसी की वजह से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं और इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि क्या सरकार जब अपनी हिस्सेदारी बेच देगी तो जिन लोगों का भारत गैस का सिलेंडर है तो उन्हें सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपको बता दें, इन्हीं सब बात को क्लियर करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक जवाब आया है। जानकारी के मुताबिक बीते शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि BPCL के निजीकरण होने के बाद यानी कि जब ये कंपनी प्राइवेट हो जाएगी उसके बावजूद भी रसोई गैस पर ग्राहकों को सब्सिडी उपलब्ध होती रहेगी, यानी कि सब्सिडी मिलना बंद नहीं होगी। तो इसीलिए आपको अगर गैस सिलेंडर के सब्सिडी से जुड़ी कोई ऐसी खबर आती है जिसमें ये बताया जाता है कि सब्सिडी मिलना बंद होने वाला है या इस तरह की कोई भी खबर आती है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इस मामले में खुद सरकार की तरफ से बयान आ गया है। दोस्तों, गैस सिलेंडर से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि घर बैठे ऐसे ऑनलाइन करें गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई। जी हाँ, आज के समय में लगभग सभी के घरों में खाना गैस पर ही बनने लगा है। कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके पास LPG गैस कनेक्शन नहीं है। ऐसे में अगर आपने अभी तक गैस कनेक्शन नहीं लिया है तो अब आप घर बैठे इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और आपका ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा, बल्कि कुछ मिनटों में ये आपका काम अप्लाई करने का हो जाएगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इंडियन ऑयल की वेबसाइट के माध्यम से आप नए गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, जो भी जानकारियां मांगी जाएंगी, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, आपको उसे अटैच करना होगा और सबमिट करना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे काम आपके
ऑनलाइन हो जाएंगे। तो आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, कौन से स्टेप के बाद क्या करना है, कौन से दस्तावेज यानी कि कौन कौन से आईडी प्रूफ देने हैं ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त, इन सभी चीजों की जानकारी के लिए एक आर्टिकल आया है ptrnews.com की तरफ से। तो उस आर्टिकल में सारी बातें समझाई गई हैं कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन सी जानकारियां भरनी है। उस आर्टिकल को आप कहां पर देख सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं आज की और भी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कल 30 नवंबर 2020 को लगेगा इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। जी हाँ, चंद्र ग्रहण को लेकर हमने आपको अपने बीते मुख्य समाचार में इसकी जानकारी दी थी और हमने आपसे बीते मुख्य समाचार में इस बात का वादा किया था कि हम आपको बताएंगे कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस चंद्र ग्रहण की वजह से कौन सी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो भी लोग हमारे मुख्य समाचार रेगुलर देखने वाले हैं तो उन लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन हमने अपनी बात दोहरा दी ताकि आपको आसानी हो जाए। आपको इन शॉर्ट में बता दें कि इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कल 30 नवंबर 2020 को लगने वाला है। जानकारी के मुताबिक वैसे तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है। वैज्ञानिक चंद्र ग्रहण को लेकर अपने स्तर पर बताते हैं कि ये चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, लेकिन आपको बता दें धार्मिक मान्यताओं में भी चंद्र ग्रहण का सूर्य ग्रहण का काफी ज्यादा महत्व है। तो जो भी लोग इसमें विश्वास करते हैं तो ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि चंद्र ग्रहण की वजह से कौन सी राशि पर क्या असर पड़ेगा। अभी हाल ही में जानकारी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि ये जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है तो इस चंद्र ग्रहण की वजह से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ राशियों को काफी अच्छा फायदा होगा, बल्कि कुछ राशि ऐसे हैं जिनके जीवन में उथल पुथल हो सकती है। लेकिन हम आपको फिर बता दें कि ये सारी चीजें एक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हैं। तो कल 30 नवंबर 2020 को जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है तो इससे कौन सी राशि पर क्या असर पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी ptrnews.com पर आ चुकी है एक आर्टिकल के जरिए, जिसमें आपको एक एक करके सभी राशियों के हिसाब से बताया जाएगा कि कल जो चंद्र ग्रहण लगेगा तो उससे कौन सी राशि पर क्या असर पड़ेगा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। साथ ही में आपको आर्टिकल में ये भी जानकारी मिलेगी कि कल जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है तो आप उसे कैसे देख पाएंगे और कहां पर देख पाएंगे। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके पीटीआर न्यूज के उस आर्टिकल को देख पाएंगे, जिसमें आपको ये टोटल जानकारी मिल जाएगी कि इस साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है तो इससे कौन सी राशि पर क्या असर पड़ेगा। तो हमने अपने कल का वादा पूरा किया। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हार को भुलाकर जीत के लिए बेकरार है भारत। आज रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा दूसरा वनडे मैच। जी हाँ, अब टीम इंडिया के सामने करो या मरो की स्थिति है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बचाने के लिए आज रविवार को दूसरा वनडे मैच जीतना ही होगा। भारत को पहले वनडे मैच में 66 रन से पहले ही हार देखने को मिली है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से भारत की कमजोरियों का फायदा उठाया है वो टीम मैनेजमेंट के लिए सोचने का विषय है। खैर, आपको बता दें कि आज रविवार को जो दूसरा वनडे होने वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो वो भारतीय समय अनुसार आज सुबह 9:10 से शुरू होगा। डे नाइट के इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहने की उम्मीद है। आपको बता दें कि मैच के दौरान आसमान में बादल रह सकते हैं, लेकिन बारिश की जानकारी नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक इस मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी मिक्स पर, इसके अलावा सोनी लिव ऐप पर, इसके अलावा और भी जो मैच से जुड़े ऐप वगैरह हैं तो आपको वहां पर इसकी अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी की 3 प्रमुख वैक्सीनों यानी कि दवाओं का अपडेट लेने कंपनियों में पहुंचे पीएम मोदी। जानिए इससे क्या होगा फायदा। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी के बीच अब सबकी निगाह इसके वैक्सीनों पर है, यानी कि चीनी बीमारी की दवा पर है जो बनने के करीब भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन के विकास की प्रगति पर नजर बनाए हुए हैं, यानी कि पीएम मोदी खुद नजर रख रहे हैं कि चीनी बीमारी किस तरीके से बन रही है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने बीते शनिवार को भारत में बन रही 3 प्रमुख वैक्सीनों यानी कि चीनी बीमारी की 3 दवाओं के संयंत्रों का दौरा किया है। पीएम मोदी के इस दौरे का मकसद वैक्सीनों की तैयारियों, चुनौतियों और सभी भारतीय नागरिकों के टीकाकरण के लिए रोड मैप के लिहाज से फर्स्ट हैंड जानकारी लेना था। यानी कि पीएम मोदी खुद देखना चाहते थे कि चीनी बीमारी किस तरीके से बन रही है, इसमें अभी कितना समय लगेगा। इसी की वजह से बीते रोज शनिवार को पीएम मोदी ने 3 कंपनियों का दौरा किया जहां पर चीनी बीमारी की दवा बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों प्रमुख वैक्सीनों के बारे में अपडेट लिए। उन्होंने वैक्सीन के विकास में कहां तक प्रगति हुई है, यानी कि चीनी बीमारी का दवा का काम कहां तक पहुंचा है, ट्रायल में अब तक क्या मिला है, चीनी बीमारी की जो दवा जो वैक्सीन बन रही है वो कितना असर दिखा रही है, ऐसी तमाम जानकारियां पीएम मोदी ने हासिल की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने वैज्ञानिकों को बधाई भी दी। वैक्सीन निर्माण में लगे लोगों के भीतर काफी ज्यादा उत्साह है, यानी कि जो लोग चीनी बीमारी की वैक्सीन बना रहे हैं वो लोग भी काफी ज्यादा उत्साहित हैं। चीनी बीमारी की दवा यानी कि वैक्सीन से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 5 चरणों में यानी कि 5 हिस्सों में होगा टीकाकरण। पहले 31 करोड़ लोगों को लगेंगे टीके चीनी बीमारी के। जी हाँ, हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को 3 कंपनियों का दौरा किया जहां पर चीनी बीमारी की दवा बन रही है। प्रधानमंत्री के दौरे के बीच इस तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि देश में चीनी बीमारी की वैक्सीन अब कब तक आएगी और किसको सबसे पहले दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि वैक्सीन यानी कि दवा अगले साल की शुरुआत में देश में उपलब्ध हो सकती है, यानी कि 2021 के फरवरी में या जनवरी में या मार्च में, इसी के आसपास। को एग्जैक्ट तारीख अभी नहीं बताई गई है, लेकिन आपको बता दें ऐसे में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि जब चीनी बीमारी की दवा यानी कि वैक्सीन आ जाएगी तो इसे सबसे पहले किसे दिया जाएगा। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इसे 5 हिस्सों में दिया
जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। ये खबर पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जानकारी के मुताबिक पहले हिस्से में चीनी बीमारी की दवा यानी कि चीनी बीमारी की वैक्सीन सबसे पहले 1 करोड़ डॉक्टर को, MBBS स्टूडेंट को, इसके अलावा नर्स को, इसके अलावा आशा वर्कर को दी जाएगी। यानी कि सबसे पहले हमारे देश में इन लोगों को चीनी बीमारी की वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा दूसरे हिस्से में जो भी कोविड वॉरियर है यानी कि चीनी बीमारी को रोकने में जो भी लोग लगे हैं, चाहे वो म्युनिसिपल के लोग हों या पुलिस कर्मी हो या सुरक्षा बल के लोग हों, तो उन लोगों को दूसरे चरण में चीनी बीमारी की वैक्सीन दी जाएगी। वहीं तीसरे हिस्से में सरकारी कर्मचारियों को चीनी बीमारी की वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा चौथे चरण में जो 50 साल की उम्र से ज्यादा के लोग हैं, जिनकी संख्या लगभग 26 करोड़ है, तो ऐसे लोगों को चीनी बीमारी की वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं आखिरी 5वें चरण में ऐसे युवाओं को टीका लगाया जाएगा चीनी बीमारी का, जिनको संक्रमण का ज्यादा खतरा है। इस कैटेगरी में 50 साल से कम उम्र के व्यक्ति शामिल हैं। तो सबसे पहले 5 चरणों में इन लोगों को चीनी बीमारी की वैक्सीन दी जाएगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बीमारी से जुड़ी एक और हैरान करने वाली खबर आपके सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कमाल है, गरीबी के संघर्ष के आगे कोरोना ने भी घुटने टेक दिए। मलिन बस्तियों में हारा कोरोना। जी हाँ, इस समय सभी की निगाहें चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा पर बनी हुई है। पूरी दुनिया इस चीज के लिए बेताब है कि चीनी बीमारी की दवा जल्द आ जाए ताकि पहले की तरह आजादी से लोग जी सकें। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो कि आपको चौंका सकती है। इस रिपोर्ट से ये साफ हो रहा है कि गरीब से संघर्ष कर रहे लोगों ने चीनी बीमारी के वैक्सीन के बिना ही चीनी बीमारी को मात दे दी है। उनके जीवन के संघर्ष ने कहीं न कहीं कोरोना को हरा दिया है। आइए बताएं ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक राजधानी लखनऊ की पॉश कॉलोनियों में चीनी बीमारी थमने का नाम नहीं ले रहा है। यानी ऐसे जगहों पर जहां पर थोड़े रईस लोग रहते हैं या मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, जिनके घर में एसी या कूलर वगैरह लगा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि इन्हीं कॉलोनियों के आसपास कुछ झुग्गी बस्तियां हैं जहां पर चीनी बीमारी का कोई असर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई मलिन बस्तियों में यानी कि झुग्गियों में चीनी बीमारी की जांच करवाई गई है और कोई भी पॉजिटिव मामला नहीं मिला है। इस नतीजे से खुद स्वास्थ्य विभाग के जो अफसर हैं वो भी हैरान हैं। आपको बता दें, इसी तरीके का मामला देखने को मिला कानपुर में। इसी तरीके से जो नोएडा में झुग्गी झोपड़ियां हैं, तो वहाँ पर भी जो संक्रमण की दर है वो बहुत ज्यादा कम मिली। आपको बता दें, इसी बीच विशेषज्ञों ने बताया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि गंदगी की वजह से संक्रमण से जूझते रहने वालों के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि उनका इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। जो भी लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं तो उनके पास पहले से ही बहुत ज्यादा गंदगी होती है, बहुत ज्यादा धूल धक्कड़, इसके अलावा धुआं होता है, तो उनका शरीर पहले से ही कई सारे कीटाणुओं से लड़ने के लिए मजबूत हो जाता है। और यही वजह बताई गई है कि जो भी झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, तो वहाँ पर चीनी बीमारी की जो संक्रमण की दर है वो बहुत ज्यादा कम है। तो चीनी बीमारी को लेकर ये एक चौंकाने वाली खबर आई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केंद्र सरकार करेगी कानून में बदलाव। वाहनों के रजिस्ट्रेशन में शामिल होगा वारिस का नाम। जी हाँ, वाहनों के मालिकाना हक को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय बड़ा कदम उठाने जा रहा है। मंत्रालय इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों 1989 में बदलाव करेगा। इस नए बदलाव के बाद वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में वाहन मालिकों को वारिस चुनने की सुविधा दी जाएगी। यानी जो भी लोग आने वाले दिनों में वाहन खरीदेंगे, तो इस नियम के आने के बाद वाहन को खरीदने वाला तो वाहन का मालिक होगा, लेकिन जो उसका असल वारिस होगा तो उसका नाम अलग से डाला जा सकता है। मंत्रालय ने इसके लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। जब ये नियम लागू हो जाएगा तो जो वाहन मालिक होगा तो वो वारिस को भी चुन सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी ड्राफ्ट के मुताबिक वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय वारिस का नाम दर्ज करने की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा वारिस का नाम बाद में भी ऑनलाइन दर्ज करवाया जा सकता है, इसका ऑप्शन उपलब्ध होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज शनिवार को फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। इस बार हुई है सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। जी हाँ, बीते शनिवार को एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत में 24 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82 रुपए 13 पैसे है। अगर बात करेंगे डीजल की, तो डीजल के दामों में 28 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। और इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 72 रुपए 13 पैसे है। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 29 नवंबर 2020 को सुबह 11 बजे पीएम मोदी का आएगा नया बयान। जी हाँ, आज 29 नवंबर 2020 को सुबह 11 बजे पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। आपको बता दें, हर महीने के आखिरी रविवार को पीएम मोदी का ये कार्यक्रम आता है। आपको बता दें, पीएम मोदी अपने इस कार्यक्रम में देश से जुड़ी बहुत सारी बातें बताते हैं। तो आज 29 नवंबर 2020 को इस महीने का आखिरी रविवार है और आज भी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा सुबह 11 बजे। तो पीएम मोदी अपने इस कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत सारी बातें बता सकते हैं, बहुत सारे बड़े ऐलान कर सकते हैं। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिसके द्वारा आप पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुन पाएंगे और ये आप जान पाएंगे कि पीएम मोदी इस बार देश के लिए क्या बातें कहेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इन सरकारी बैंकों में है आपका अकाउंट, तो ऑनलाइन बैंकिंग में आ सकती है दिक्कत, यानी कि आपको इंटरनेट बैंकिंग में या यूपीआई में आ सकती है दिक्कत। जी हाँ, अगर आपका बैंक अकाउंट यूनियन बैंक में है या कॉर्पोरेशन बैंक में है या आंध्रा बैंक में है, तो आपको 27 नवंबर की रात 9 बजे से लेकर 30 नवंबर की सुबह 6 बजे तक बैंकिंग सेवाओं में दिक्कत आ सकती है, यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं में। गौरतलब है कि हाल ही में कॉर्पोरेशन बैंक को और आंध्रा बैंक को यूनियन बैंक
में मिला दिया गया था, यानी कि अब ये तीनों बैंक मिलकर एक बैंक हो गए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ग्राहकों के बेहतर सेवाओं के लिए बैंक अपने IT सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है और इसी की वजह से 30 नवंबर 2020 तक ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं में कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन में, यानी कि अगर आप कोई सामान खरीदते हैं ऑनलाइन तो आपको वहां पर पेमेंट में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग में आपको दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग में और साथ ही में UPI ट्रांजैक्शन में भी आपको दिक्कत आ सकती है, यानी कि आप अगर फोन पे चलाते होंगे, गूगल पे चलाते होंगे और अगर आप UPI का इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं तो आपको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 दिसंबर से इस रूट पर राजधानी शताब्दी सहित इन ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव। आइए बताएं डिटेल। जी हां, भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे जोन ने अनाउंस किया है कि आने वाले 1 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाली राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के मुंबई से खुलने के समय में बदलाव किया गया है। इसी बीच मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली राजधानी को 1 दिसंबर से बोरीवली स्टेशन पर एक और एक्स्ट्रा स्टॉपेज दिया गया है, लेकिन अंधेरी स्टेशन पर क्रांति राजधानी का स्टॉपेज वापस ले लिया गया है। जिन भी ट्रेनों में बदलाव किया जाएगा 1 दिसंबर 2020 से, उसकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर अभी आ रही है। आप वीडियो को रोककर ये टोटल जानकारी देख सकते हैं। हो सकेगा तो इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। दोस्तों, अगली खबर में बढ़ने से पहले हम आपको एक और जानकारी बता दें जिसको हमने अधूरा छोड़ दिया था, और वो है मात्र 145 रुपए रोजाना खर्च करके एक नई कार अपने घर लाना। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि रेनॉल्ट कंपनी की एक कार है क्विड के नाम से, जिसका बेस वेरिएंट आपको 2,99,800 रुपए का मिलेगा और अगर इसका ऑन रोड प्राइस देखा जाए तो वो लगभग 3,29,000 रुपए है। अगर आप 50,000 रुपए की डाउन पेमेंट का इंतजाम कहीं से कर लेते हैं तो आपको 2,79,835 रुपए का लोन लेना होगा। अगर आप SBI से लोन लेंगे तो आपको 7.75% पर ब्याज मिल जाएगा और अगर आप 7 साल के लिए लोन ले लेते हैं तो आपको हर महीने मात्र 4,327 रुपए की मासिक EMI देनी होगी, यानी कि किस्त देनी होगी। इसके हिसाब से देखा जाए तो आपको रोजाना मात्र 144 रुपए 23 पैसे का इंतजाम करना है और आपके घर पर आएगी एक चमचमाती हुई नई कार। आपको बता दें कि ये रेनॉल्ट कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है और देखने में बड़ी शानदार है। आप अपनी स्क्रीन पर अभी उसी कार की तस्वीर भी देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कार देखने में कितनी ज्यादा जानदार है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से नए गैस कनेक्शन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल भी। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कल 30 नवंबर 2020 को इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण तो वैसे एक खगोलीय घटना है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में भी इसका बहुत ज्यादा महत्व है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस चीज की भी रिपोर्ट सामने आई है कि ये जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है तो इससे कौन सी राशि पर क्या असर पड़ेगा। कुछ लोगों की जिंदगी पर अच्छा असर पड़ सकता है तो कुछ लोगों की जिंदगी पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि चंद्र ग्रहण की वजह से या सूर्य ग्रहण की वजह से क्या जीवन पर कुछ असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आप जो कमेंट करेंगे तो वो हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, यानी जो आप कमेंट करेंगे यानी आपकी बात लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में सफर होगा आसान, सरकार ने मंगाई नई 1250 AC लो फ्लोर बसें। जी हां, दिल्ली में कम्यूटिंग को और आसान बनाने के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली परिवहन निगम ने 1250 AC लो फ्लोर बसों की खरीदारी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, यानी कि आने वाले दिनों में दिल्ली में और ज्यादा बसें आएंगी और लोगों का सफर आसान होगा। आपको बता दें, दिल्ली में अभी कई जगहों पर बसों का इंतजार बहुत देर तक करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है नई बसों के आने की वजह से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 29 नवंबर 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। 1-2 स्थानों पर भारी से भी ज्यादा भारी बारिश यानी कि मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि तमिलनाडु में, रायलसीमा में, तेलंगाना में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तापमान से जुड़ी आपको जानकारी बता दें कि अगले 48 घंटों में उत्तर पश्चिमी भारत के साथ साथ मध्य भारत के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री और नीचे चला जाएगा और इसकी वजह से देश के कई हिस्सों में ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो शादियों में अब सिर्फ 50 लोगों को इजाजत, नाइट कर्फ्यू का समय भी बदला। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी पर नियंत्रण करने के लिए 23 नवंबर को कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले एक हफ्ते के भीतर ही सरकार ने फिर बदल दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि नए फैसलों के तहत अब सभी सरकारी कर्मचारी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 5 दिन तक अपने ऑफिस में काम करेंगे और बल्कि 6ठे दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे, यानी कि हफ्ते में 1 दिन घर से काम करना होगा। इसके अलावा शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। पहले ये समय 8 से 6 था। आपको बता दें ये टोटल नियम हिमाचल सरकार की तरफ से आए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो DRDO में इंजीनियरों के लिए निकली है नौकरियां।
नौकरियां। जनवरी 2021 में होंगे इसके लिए इंटरव्यू। जी हाँ, अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको बता दें कि DRDO में कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। जो भी लोग इस नौकरी की योग्यता को पूरा करते हैं तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी सरकारी वैकेंसी की खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर आप भी एयरपोर्ट अथॉरिटी में काम करना चाहते हैं और एक सरकारी नौकरी की तलाश में है तो आपको बता दें कि कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इन भर्तियों में आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जनवरी 2021 है। दोस्तों, अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि इन वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, नौकरी पाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये टोटल जानकारी आप लिंक द्वारा देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी बोर्ड एग्जाम को लेकर बड़ी खबर। यूपी में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में हुए हैं 3 बड़े बदलाव। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक 3 बदलाव होंगे। पहले बदलाव के मुताबिक किसी भी छात्रा को यानी कि लड़की को परीक्षा केंद्र अगर उनके खुद के स्कूल में नहीं है तो उन्हें ऐसे केंद्र में आवंटित किया जाएगा जो कि उनके घर के 5 किलोमीटर के अंदर ही होगा। वहीं छात्रों को यानी कि जो लड़के हैं तो उनके लिए भी निर्देश आया है कि किसी भी छात्र को ऐसे परीक्षा केंद्र में आवंटित नहीं किया जाएगा जो कि पूरी तरीके से लड़कियों का स्कूल हो। वहीं जो दिव्यांग बच्चे होंगे यानी कि जो थोड़े विकलांग होते हैं तो उन लोगों को भी 5 किलोमीटर के रेडियस में ही उनका परीक्षा केंद्र दिया जाएगा। हालांकि लड़कों को कहीं पर भी परीक्षा केंद्र दिया जा सकता है। तीसरा बदलाव होगा चीनी बीमारी को लेकर। राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 2021 बोर्ड परीक्षा केंद्रों में विद्यार्थियों की न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय कर दी है। जानकारी के मुताबिक अब एक परीक्षा केंद्र में रोजाना कम से कम 150 छात्र एग्जाम दे सकते हैं 2 शिफ्टों में, बल्कि ज्यादा से ज्यादा 800 छात्र परीक्षा दे सकते हैं। आपको बता दें पहले ये संख्या 300 से लेकर 1200 थी, लेकिन चीनी बीमारी की वजह से इसे कम कर दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 12वीं के हजारों विद्यार्थियों को राहत, कॉलेज में ले सकेंगे दाखिला। हिमाचल के छात्रों के लिए बड़ी खबर। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के कॉलेज में दाखिले की तिथि 5 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी कॉलेज को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जो भी ऐसे 12वीं पास वाले थे जो लोग अभी तक कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाए थे तो वो लोग 5 दिसंबर 2020 तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो दोस्तों, आज 29 नवंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।